नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी गुलेल बाज लड़का। छठी कक्षा में पढ़ते समय तरह तरह के सहपाठी थे। एक हरबंस नाम का लड़का था जिसके काम बड़े अनूठे हुआ करते थे। उसे जब सवाल समझ में नहीं आता तो वो स्याही की दवात उठाकर पी जाता। उसे किसी ने बता रखा था कि काली स्याही पीने से अकल तेज हो जाती है। मास्टर जी गुस्सा होकर कभी उस पर हाथ उठाते तो बेहद ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता, मार डाला मार डाला। इतनी जोर से चिल्लाता कि आसपास की जमातों के उस्ताद बाहर निकल आते कि क्या हुआ। कभी वो उसे पीटने लगते तो हरबंस सीधा उनसे चिपट जाता और ऊंची ऊंची आवाज में उनसे माफी मांगने लगता। क्लास के लड़के हंसने लगते और मास्टर जी झेप कर उसे पीटना छोड़ देते थे। ऐसा था वो हरबंस। आए दिन बाद में से मेढक पकड़ के लाता और कहता कि हाथ पर मेढक की चर्बी लगा लें तो मास्टर जी के बेत का असर नहीं पड़ता। हाथ को पता ही नहीं चलता कि बेत पड़ा है। वहीं एक दूसरा सहपाठी था बोधराज। इससे हम सब डरते थे। जब वो चिकुटी काटता तो लगता जैसे सांप ने डस लिया है। बड़ा जालिम लड़का था। नाली गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो वो उन्हें अपने हाथ से पकड़कर उनके डंक निकाल लेता। बाग में बैठ जाते तो फूल और ततली पर लपक जाता, उन्हें मसल देता। अगर बोधराज को बिच्छू काट ले तो स्वयं बिच्छू मर जाए। बोधराज का खून इतना कड़वा है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना चूक था। पक्षियों के घोंसले पर तो उसकी विशेष कृपा रहती। पेड़ के नीचे खड़े होके ऐसे निशाना बांधता कि दूसरे ही पल पक्षियों की चींची सुनाई पड़ती और घोंसलों में से तिनके और गितलियां टूट टूट कर हवा में छितरने लगते। उसे कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं सूझता जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीज़ें लेके घूमता, जैसे मैना का बच्चा, तरह तरह के अंडे, कांटेदार झाऊ चूहा, और उससे सभी लोग डरते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो बोधराज सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता या उसके हाथ पर काट खाता। स्कूल के बाद हम लोग अपने अपने घरों को चले जाते, लेकिन राज ना जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वो हमें ऐसे किस्से सुनाता कि एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? गोह सांप जैसा जानवर होता है, बलिष्ठ भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते। हम सिहर उठे। हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे गोह रहती है। वो बोला, जिस चीज़ को भी वो अपने पंजों से पकड़ ले वो कभी उसे छोड़ती नहीं है। और हम तो इससे सिहर उठे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। वे दीवार फाड़ने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं जिस पर दीवार को फाड़ना आसान हो। ये बातें सुन के तो हम सब ऐसा सहम जाते कि पता ही ना लगता। मैंने पूछा, फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं क्या? वो हाँ में हाँ मिलाता। इस तरह के किस्से बोधराज हमें रोज सुनाता। उन्हीं दोनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाके रहने लगे। घर नहीं था, बंगला था। बाहर खुली जमीन थी, पेड़ पौधे थे। घर तो अच्छा था, मगर बड़ा खाली खाली सा था। शहर से दूर होने के कारण मेरा कोई दोस्त यार भी नहीं था। अभी वहाँ बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया था कि वहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। आसपास बंदर घूमते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवलों के बिल भी थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था जिसमें माँ ने
फालतू सामान भर कर गोदाम सा बना दिया था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। दिन भर गुटर गू चलती रहती। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। एक बार एक झाऊ चूहा लाया वो, जिसका काला थूथना और कटीले बाल देखते ही मैं डर गया था। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वो जानती थी कि अगर मैं घर में अकेला रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। माँ भी उसे राक्षसी कहती थी। एक दिन माँ ने मुझसे बोला कि अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो हमारे गोदाम में बहुत से घोंसले हैं, साफ कर दे। मैं कहता, पर माँ, तुम तो कहती हो कि घोंसले तोड़ना से पाप चढ़ता है। चुनांचे जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। गोदाम में ताला लगा हुआ था। हम ताला खोलकर अंदर गए और गोदाम के अंदर छुटपुटा सा छाया था। कमरे में पहुंची तो मुझे लगा कि जैसे हम किसी जानवर की मांद में पहुंच गए हैं। बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए पंख, पक्षियों की बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। वो घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, पक्षियों को नोचेगा, जिससे मेरा दिल दहलाता था। ना जाने माने क्यों कह दिया इसे कि इसे गोदाम में ले जाओ, इससे कहो कि गोदाम में घोंसले साफ कर दे। मुझे तो इसके साथ खेलने का भी मन नहीं था, और अब कह दिया कि घोंसला तोड़ो। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाली थी। बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले को देख रहा था। गोदाम की ढलवा छतें तिकोन सा बनाती और पल्ले ढलवा उतरते थे। नीचे एक लंबा शहतीर कमरे के आर पार डाला गया था। इस शहतीर पर टूटे हुए रोशनदान के पास ही एक बड़ा घोंसला था, जिसमें से उभरे हुए तिनके, रुई के फाहे और लटकती थितलियां हमें नजर आ रही थीं। ये मैना का घोंसला था। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगू कर रहे थे और सारा वक्त शहतीर के ऊपर मटर गश्ती कर रहे थे। बोधराज ने कहा कि घोंसले में मैना के बच्चे हैं। भी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आईं। बोधराज बोल रहा था कि ये विलायती मैना है। इधर घोंसला नहीं बनाती, इनके माँ बाप जरूर इन्हें काफिले से बिछड़ गए होंगे और यहाँ पर आके इन्होंने घोंसला बना लिया। मैंने पूछा, कहाँ होंगे इनके माँ बाप? बोधराज ने गुलेल उठाई और बोला, चुग्गा लेने गए थे, अभी आते ही होंगे। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, और तभी बोधराज को गुलेल से फर्र की आवाज़ आई और इसके बाद जोर से टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकड़ घोंसलों से न लगकर सीधे छत पर जा लगा था, जहां टीन की चादरें लगी थी। दोनों चोच घोंसले से कहीं गायब हो गई और फिर सख्ता सा आ गया। लग रहा था मानो मैना के बच्चे सहम कर चुप हो गए थे। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया और अब की बार कंकड़ शहतीर से लगा। बड़ा अकड़ा करता था। दो निशाने चूक जाने पर तो वो बिल्कुल बौखला उठा। अब की बार वो थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा था कि जिस वक्त मैना के बच्चों ने फिर से आंख उठाई, उसने तीसरा तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे लगा। 3-4 तिनके और रुई के गाले उड़े, चित्रा चित्रा कर फर्श की ओर उड़ने लगे, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया और हमने नजर उठाकर देखा तो रोशनदान में से आने वाली रोशनी सहसा ढक गई। रोशनदान के सीखचे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील बहुत भयानक लग रही थी। मैंने कहा, यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है। वो बोला कि नहीं। घोंसले में बैठी मैना के बच्चे फड़फड़ाने लगे और चिल्लाने लगे।
हम दोनों निश्चेत से खड़े हो गए और ये देखने के लिए कि चील अब क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आ गई और उसने अपने पर समेट लिए। रोशनदान से उतरकर गोदाम के आर पार लगे शहतीर पर उतर आई और अपना छोटा सा सर हिलाती कभी दाएं कभी बाएं। मैं चुप था। बोधराज भी चुप था। ना जाने वो क्या सोच रहा था। घोंसले में से बराबर चींची की आवाजें आ रही थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मैना के बच्चे बुरी तरह से डर गए थे। बोधराज बोला कि वो यहां रोज आती होगी। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी। घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने लगे थे और चीखने लगे थे। जब से चील रोशनदान में आकर बैठी थी, मैना के बच्चे चीखे जा रहे थे। बोधराज अब भी मूर्तिव्रत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता कि क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चे को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त बोधराज ने मैना का घोंसला नोच डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को निशाना नहीं लगा और कंकड़ छत से टकरा कर नीचे गिर गया। चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सर किए घूमने लगी। मैंने डर कर कहा कि चलते हैं यहां से। बोधराज बोला कि नहीं, अगर हम चले जाएंगे तो चील बच्चों को खा जाएगी। बोधराज ने एक और निशाना बांधा, मगर चील पर शहतीर पर से उड़ी और गोदाम के अंदर पर फैला के तैरती हुई सी आधा चक्कर काट कर दोबारा से शहतीर पर जा बैठी। घोंसले में बच्चे बराबर चींची किए जा रहे थे। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। उसने स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उछलकर मेज पर चढ़ गया। वहां से कुर्सी पर जाके खड़ा हो गया और बोधराज ने जैसे तैसे अपने ऊपर हाथ उठाए। धीरे से दोनों हाथों से घोंसले को शहतीर पर से उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर उतरकर मेज पर आ गया। घोंसले को थामे हुए ही उसने छलांग लगा दी और चिल्लाया कि बाहर निकलो। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक बड़ा ही दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा झरोका। यहां भी गैराज के आर पार लकड़ी का एक शहतीर लगा हुआ था। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी दोनों हाथ पकड़कर वो दोनों बच्चों को नोच डालेगा। उसने मुझसे कहा कि पानी लेके आओ, इन्हें प्यास लगी है। मैं बाहर गया और एक छोटी सी कटोरी में पानी लेके आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और मुझे छूने से मना कर दिया। हम बहुत देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि कैसे रोशनदान को बंद करेगा ताकि चील गोदाम के अंदर ना आ सके। शाम वो चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो उसके हाथ में गुलेल ना थी और जेब में कंकड़ ना थे, बल्कि वो जेब में बहुत सारा चुग्गा भर के लाया था। हम दोनों बहुत देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते रहे और उनके करतब देखते रहे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी गुलेल बाज लड़का। आशा करता हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियां हर रोज सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूं आपसे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।